चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं भारतीय समाज एक रिपोर्ट पे। भारत में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास समय तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, लाइफ है लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं है। ड्यू टू रीजन है ना, पैसा नहीं है तो लाइफ स्टाइल में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आज ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है स्मार्ट विलेज, इस पे ही चर्चा करेंगे, समझेंगे सिस्टम को कैसे वर्क करता है, हाउ इट्स वर्क। तो इसमें 25% ऐसे लोग हैं जो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक पैसे कमाने में व्यस्त है, रात दिन पैसे कमाने में व्यस्त है, लेकिन उनके पास रात दिन पैसा कमाने के बावजूद भी उनके पास ना तो समय बच रहा है और अकाउंट में जाके चेक कीजिए तो पैसा भी नहीं है। ऐसे जो भी वर्ग होते हैं वो मीडियम परिवार में आते हैं, उनको मीडियम वर्ग कहा जाता है, मध्यम परिवार। सर अब बन जाते हैं, मध्यम परिवार को होता नहीं है, आप बन जाते हैं जब सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं और उसके बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं बचता है तो आप मीडियम परिवार कहलाते हैं। आज बहुत सारे लोग जैसे कि युवा वर्ग, घरेलू महिला, रिटायर्ड लोग जिनके पास बहुत सारा नॉलेज भी है लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। आज हमारा देश वर्ल्ड में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखा जाए तो आज रिसेंटली हम लोग सबसे अचीवमेंट किए हैं कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हम लोग बन चुके हैं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो देश जितना बड़ा जनसंख्या है उतना ही बड़ा वहाँ अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है बाजार के रूप में। आज अगर हमारा देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो हमारा ही देश में सबसे ज़्यादा बाजार के नज़रों से देखा भी जाता है हमारे देश को। आज जितने लोग हैं उन लोग को एजुकेशन का डिमांड होता है, जितना ज़्यादा जनसंख्या एजुकेशन का डिमांड, हेल्थ का डिमांड, खाने पीने के चीज़ों का डिमांड, टेक्नोलॉजी का डिमांड कहाँ है सर? तो भारत में। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि भारत के लोग सर्व विकास नहीं किए हैं, सर्व विकास बहुत कम है। अगर कुछ लोगों के पास सर्व विकास है तो उनका वैल्यू नहीं मिलता है, इसलिए इस देश से दूसरे देश में जाते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, वही आविष्कार फिर हमारे देश में बिकता है और उस चीज़ का पैसा हम चुकाते हैं। तो यहाँ एक प्रोजेक्ट जो बनाया गया स्मार्ट विलेज, इसका मुख्य मकसद है कि हम अपने गांव को कैसे विकास कर सकते हैं, हम अपने गांव को कैसे विकास कर सकते हैं। तो सर गांव को विकास करने के लिए मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। जितना टाइम में हम किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं, हम लोग को चर्चा करते हैं तुमने गलत किया, भाई इतना ही टाइम अपने आप सब मिलके पॉजिटिव लगाइए। देश तो अपना ही है ना। अगर घर में ही एक दूसरे का बुराई करेंगे तो बाहर वाले जब सुनेंगे तो बोलेंगे जिसका घर ही फूटा हुआ है वो बाहर क्या करेगा। हम पहले बाहर वाले से तो निपटे कि आज जो हमें फूट डालो राज करने के बाद जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बाजार के रूप में बना के बेच रहा है, वैसे लोगों से पहले तो दूर जाएं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें बुराई करने से फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ायदा है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट पे वर्क करें जहां से बेहतर रिजल्ट आए। तो ये ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है सिटी शॉप स्मार्ट विलेज। इस स्मार्ट विलेज के तहत एक प्रयास ऐसा है कि हम जितने भी सारे दुकान हैं ये सुपर ऐप के माध्यम से, सुपर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारे शॉप को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप समझिए कि ये हमारा ऑफिस है, यही वेबसाइट मंचन होता है इस पूरे विलेज का। इस विलेज में जो भी सब्जी दुकान है वो कहाँ जुड़े हैं सर? हमारे ऑफिस से। केक बनाने वाले कहाँ जुड़े हैं? ऑफिस से। मेडिकल वाले कहाँ जुड़े हैं? ऑफिस से। हॉस्पिटल वाले कहाँ जुड़े हैं? ऑफिस से। ग्रोसरी वाले कहाँ जुड़े हैं? ऑफिस से। गैरेज वाले जुड़े हैं तो कहाँ से? तो ऑफिस से। सारे लोग, क्लॉथ, बुक स्टोर, कचरा बेचने वाला, सैलून चलाने वाला, रेस्टोरेंट, स्कूल चलाने वाले और भी बहुत तरह सर भी है। यहाँ जो किसान है इस साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन साइड में किसान है, दूध बेचने वाला, सारे लोग सर जुड़े हुए हैं इस मैनेजमेंट ऑफिस से। यहाँ एक आदमी संभालने वाला भी है। इस मैनेजमेंट ऑफिस का काम क्या होता है कि सारे लोगों में एक इकोसिस्टम तैयार करना है। इकोसिस्टम ऐसा तैयार करना कि आज हम ही लोग का खर्चा से ये लोग दुकान चल रहा है। आज हम लोग खर्चा करना बंद, जैसा सोच लीजिए इस गांव में अगर लोग ही ना रहे तो कोई दुकान चलेगा क्या? ना वेजिटेबल शॉप चलेगा,
ना केक एंड बेकरी वाला चलेगा, ना मेडिकल चलेगा, ना हॉस्पिटल चलेगा, ना ग्रोसरी चलेगा, ना गैरेज चलेगा, ना शू एंड क्लॉथ चलेगा, ना रिसाइकलिंग, कुछ भी नहीं चलने वाला। लोग होंगे तो धंधा चलेगा, लोग ही नहीं होंगे ना तो धंधा भी नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर यहां लोग क्यों रहेंगे सर? जब लोग का रोजगार का साधन मिलेगा तभी तो इस गांव में निवास करेंगे। अगर रोजगार का साधन नहीं है तो लोग इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं, और जब गांव के लोग छोड़ के चले जाएंगे तो क्या गांव का विकास संभव है? कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो गांव का विकास करके क्या करेंगे सर? आज हम लोग समझते हैं कि भारत का 70% जनसंख्या है जो सर गांव में रहता है, 70%। और इस 70% के पास ना तो अच्छा सुविधा है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, ना इनके पास कोई रोजगार का साधन है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हेल्प करके कुछ पैसा कमा लेते हैं, जिनसे इनका जिंदगी निम्न वर्ग चल रहा है। लेकिन वही पर इसी पृथ्वी पर बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर सारी तरह की सुविधाएं हैं सर। किसी किसी गांव में बिजली तक नहीं पहुंचा है, और किसी किसी गांव में इतने सारे बिजली बन रहा है कि वहां खर्च कहां करे पता नहीं चलता है। तो इसका काम है एवरेज करना। एवरेज क्या करना है सर? कि इस गांव में मान लेते हैं 10,000 जनसंख्या है, तो 10,000 जनसंख्या में वेजिटेबल शॉप कितना खुलना चाहिए? अगर ज़्यादा खोल देते हैं तो भी समस्या है कि सब्जी वाले नुकसान करते हैं, किसका सब्जी बिकेगा किसका सब्जी नहीं बिकेगा, एकल खिड़की नहीं है। तो ये क्या होता है ना, किसानों को भी नुकसान करता है। कभी सब्जी डिमांड रहा तो बहुत सारा सब्जी तोड़ के ले आए, और जब सब्जी डिमांड नहीं रहा तब भी सब्जी तोड़ के ले आए। नुकसान क्या होगा सर? जब डिमांड रहा तो अच्छा कीमत मिला, और जब डिमांड नहीं था और सब्जी तोड़ के लाए तो डिमांड कम हो जाने की वजह से नुकसान हो गया, उनका कीमत कम मिल गया। तो किसान को सर 4 महीना वो लगता है एक सब्जी को उगाने में, लेकिन कीमत कभी ऊंचा कभी नीचा, मेहनत तो बराबर लगता है सर। उस किसान का जिंदगी क्या होगा? ये सब्जी बेचने वाला जिंदगी प्रतिदिन चिंता में बिताता है। केक एंड बेकरी वाला, मेडिकल वाला, हॉस्पिटल वाला, ग्रोसरी वाला, गैरेज वाला, शू एंड क्लॉथ वाला, सभी लोग चिंता में गुजारते हैं इस जिंदगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एवरेज जिंदगी देना, क्योंकि सर यहाँ हर कोई 70 साल ही जिएगा, 0 से लेके 70 साल तक जीना है, और ये 70 साल में टेंशन भरा ही लाइफ होगा। क्यों? ड्यू टू मैनेजमेंट सही नहीं है। तो हम लोग अब स्टूडेंट जो भी लोग पढ़े हैं, जो हम किसी दूसरे से रोजगार मांगते हैं, सर कोई रोजगार देने वाला नहीं है। रोजगार पैदा कहाँ होता है? रोजगार पैदा यहाँ होता है जब हम किसी का जरूरत को पूरा करते हैं। किसी का बाल दाढ़ी बनाना स्टार्ट किए, सर रोजगार मिल गया, कई लोग को रोजगार मिल गया। 10,000 लोग इस गांव में रहते हैं, इस गांव में 10,000 लोगों को अगर बाल दाढ़ी का बनाया जाए तो कम से कम जरा सोचिए कि कई लोग को तो रोजगार मिल ही जाएंगे बाल दाढ़ी बनाने का। कई लोग इस गांव में सब्जी का आपूर्ति करेंगे तो सब्जी वाले को भी रोजगार मिल ही जाएगा। ये गांव में 10,000 लोग हैं, उनके लिए बर्थडे का केक बनाना, एनिवर्सरी का केक बनाना, तो केक वाले को भी रोजगार मिलता है सर। इस गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल वाले को रोजगार मिल गया है। कई लोग बीमार पड़ के ज़्यादा क्रिटिकल हो गए तो हॉस्पिटल वाले को रोजगार मिल गया है। कई लोग मतलब ज़्यादा राशन खाते हैं तो ग्रोसरी वाले को रोजगार मिल गया है। अब इन लोगों के पास व्हीकल है, गाड़ी है, तो गैरेज वाले का रोजगार मिल जाता है। आज इन लोग को फैशन चाहिए, बढ़िया बढ़िया पूजा आ रहा है, कपड़ा चाहिए, तो भैया आप देखिए क्लॉथ वाले का रोजगार मिल जाता है। बच्चे पढ़ेंगे तो बुक वाले का रोजगार मिल गया। जब इनके बच्चे कुछ घर में तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो रिसाइकलिंग वाले को भी रोजगार मिलता है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ सैलून वाले, जब हमारे बाल दाढ़ी बनता है, बढ़ता है, तो सैलून वाले को भी रोजगार मिलता है। जब हम कहीं पार्टी मनाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले को रोजगार मिलता है, और जब हम बच्चे पढ़ाते हैं तो स्कूल वाले को रोजगार मिलता है। एक स्कूल वाले कितना रोजगार पैदा करते जरा सोचिए। वो टीचरों को पेमेंट करते हैं, वो अपने स्कूल में ड्रेस वाले को पेमेंट करवाते हैं, वो जूते वाले को पेमेंट करवाते हैं। कई लोग स्कूल के लिए जूता ही बनाता है तो उसका रोजगार चल रहा है। कई लोग बच्चे को बस घर से लाना और स्कूल पहुंचाना ही रोजगार कहलाता है। तो इसी रोजगार को एक एवरेज सिस्टम बनाया गया है कि भाई हमारे जो अर्थव्यवस्था में है, वो अर्थव्यवस्था देखिए पहले क्या था सर, तो हमारे भारत में भी जो चल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी को बस बदल रहे रिसाइकलिंग अर्थव्यवस्था में। व्यवस्था वही रहेगा, लेकिन यहां क्या है सर कि अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर चलाता है रोजगार को मिश्रित अर्थव्यवस्था में। लेकिन सर इस अर्थव्यवस्था में 3 लोग को हम शामिल किए हैं। सरकारें रहेंगे ही रहेंगे, प्राइवेट कंपनियां रहेंगे ही रहेंगे, तीसरा हमारा जनता है।
वो जनता का भी सीधा सीधा भागीदारी इस बिजनेस में डाल दिए हैं कि भाई आज जनता के वजह से ही हजारों रोजगार पैदा होते हैं, सरकार का टैक्स जाता है, लेकिन इस जनता को क्या मिलता है लास्ट में? कुछ भी नहीं। एक लोग जो है जिंदगी भर खर्चा किए पैसा, कहीं बाहर से, गुजरात से, मुंबई से, दिल्ली से, कहीं से कमा के वो पैसा ला रहे हैं और दुकान वाले को खर्चा दे रहे हैं अपने परिवार के द्वारा, लेकिन उनको अगर बीमार हो गए, तबियत खराब हो गया, 10 साल काम नहीं कर पा रहे हैं अब, तो उनका जिंदगी क्या होगा सर? ये दुकान वाले 1 रुपया भी देने वाले नहीं है, सब कमा के मस्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं किसी से। तो ये जो अर्थव्यवस्था है रिसाइकलिंग, यहां पर करना क्या होगा सर कि जो भी वेजिटेबल वाले हैं, अब हमारा काम है ग्राहकों को इकट्ठा करना, ग्राहकों के एक समूह बनाना, समूह बना के अब इन दुकान वाले के पास भेजते हैं और बोलते भाई वेजिटेबल सब्जी तो तुम्हारा परचेज करेगा, कस्टमर हम भेज देंगे, लेकिन बदले में क्या चाहिए कि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है उसमें आधा तुम्हारा होगा और आधा हम लेंगे, आधा तुम्हारा होगा और आधा हम लेंगे। उसके बाद हमारे जो भी समूह है जिनको केक बेचना है, भाई केक हम बेचवा देंगे आपका, लेकिन आधा आपका होगा प्रॉफिट का और आधा मेरा होगा। मतलब उसी तरीका से आपको दवाई खरीदना है, मेडिकल वाले को भी कस्टमर हम देते हैं, तो बोलते हैं प्रॉफिट आपका और मेरा भी, चाहिए तो कस्टमर, नहीं तो अपना मेडिकल यहां खुलेगा। बहुत लोगों को रोजगार की कमी है सर, अगर आप नहीं तो कोई और देगा, क्योंकि सर हमें जनता का खुशियों का भी ख्याल रखना है। आज हर कोई सोचता नहीं समाज में कैसे बदलाव आएगा, लेकिन यहां एक सोच पैदा हुआ है कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आसान है, बहुत आसान है। हॉस्पिटल में जब एक आदमी लाखों रुपए खर्च करता है ना सर, तो जाता कहां है? 50 रुपए का सुई 1000 रुपए में बिक गया है। कौन कौन प्रॉफिट कमाया सर? हॉस्पिटल कमीशन खा लिया, डॉक्टर कमीशन खा लिए, दवाई बनाने वाले कंपनियां कमीशन खा लिया, लेकिन उस जनता का क्या हुआ सर? थोड़ा सा गलती कारण चूक हुआ था और वो बीमार हुए और लाखों रुपया उनका जमा पूंजी यहां आके लूट गया। अब ऐसा नहीं होगा सर, हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या खर्च होगा वहां मैनेजमेंट ऑफिस देख लेगा और उतना उसके बदले पॉइंट्स दिया जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? ग्रोसरी में जो भी है, भाई आप अपना ग्रोसरी बेचना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स देना होगा। आपको गैरेज में गाड़ी बनवाने गए सर, गैरेज वाले तो अलग ही काम करते हैं, छोटा सा भी पार्ट्स खराब हुआ चेंज कर देंगे और बोलेंगे भैया ये पार्ट्स ठीक नहीं हो सकता है, ये पार्ट्स आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। सर छोटा सा एक तार भी चूहा काट देना तो पूरा वायरिंग तक चेंज कर देते हैं, जबकि एक छोटा सा वायर को जोड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ कंपनी को सेल करना है, उससे मतलब नहीं है, सेल करना है, इसलिए उनको टारगेट पूरा करने के लिए वो गैरेज वाले ऐसा करते हैं। हम तो देखते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होता है जिसको आसानी से जोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, उनको तो नया चीजें बेचना है ना, जनता से पैसा निकालना है, तो भाई उनका एक अलग कंपनी, उसका प्रॉफिट खुद मालिक है, उनको दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो इसलिए वो अपना सेल दिखाना चाहते हैं, बैलेंस दिखाना चाहते हैं। इसके लिए जनता को वो पैसा कैसे निकालना वो दिमाग लगा लेते हैं। अब देखते हैं बुक स्टोर में सर, कपड़े वाला दुकान में 100 रुपया का कोई कपड़ा बनता है, 500 में बिकता है सर, प्रॉफिट कौन कमाया? कपड़े दुकान वाला, ट्रांसपोर्ट वाला और भी लोग। लेकिन जो खरीदा उसको क्या मिला सर? खाली कपड़ा मिला। लेकिन नहीं, अब हमारे रिसाइकलिंग अर्थव्यवस्था में उसका भी भागीदारी होगा। अब क्या होगा? बुक स्टोर से बच्चे के लिए कॉपी किताब खरीदते हैं सर, 50 रुपया वाला बुक 250 में बिक जाता है, स्कूल का कमीशन दे दीजिए और प्रचार करने वाले को कमीशन दे दीजिए, बाकी आपका बिक जाएगा। तो इसी सब चीजों को बचाने के लिए यहां जनता का भागीदारी दिए हैं। रिसाइकलिंग, जो कचरे बेचते हैं सर, उससे भी बड़ा रोजगार पैदा होता है, करोड़ों अरबों का रोजगार पैदा होता है, तो वो कचरे वाले का भी रोजगार होगा। सैलून, दाढ़ी बनाने जाएंगे, 2 रुपया का ब्लेड, 4 रुपया का क्रीम लगा के 50 रुपया आपसे लेते हैं सर, तो बाकी तो उनका प्रॉफिट हो गया, आपका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यहां पर समझिए, रेस्टोरेंट खाना खाते हैं, 50 रुपया का बना हुआ बिरयानी आपको 150 में बेचा जाता है, और किसको किसको पैसा दिया जाएगा सर? तो वो भी प्रॉफिट कमाते हैं 50% तक, सब खर्चा काट के। सर उस प्रॉफिट में आपका भागीदारी होना चाहिए। अब यहां पर स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं सर, यहां स्कूल एडमिशन के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, टाई के नाम पे कई सारे पैसा लूटते रहते हैं। आपका बच्चा पढ़े नहीं पढ़े कोई अंतर नहीं पड़ता है उसको, बस उसका सेशन का फीस टाइम से जमा हो जाना चाहिए। आप 5 साल अच्छा से सेशन फीस जमा कीजिए, 1 साल नहीं जमा कीजिए, आपके बच्चे को निकाल दिया जाएगा। पता नहीं किस किस तरह से मानसिक पीड़ित किया जाता है उसको। ये जब देखते थे तो हमें बड़ा दर्द होता था, लगता था मैं क्या करूं, किसी का बुराइयां करने से सुधरने वाला तो है नहीं ना, हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा।
इसलिए मेरा माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूं जहां पर लोग जब खर्चा करें ना तो उसको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो भाई अब उपाय था मेरे पास, क्या था कि एक प्रोजेक्ट बनाने का। लेकिन सर जनता का खर्चा को किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जनता कितना पैसा खर्चा किया है? अब इसको नापने के लिए जैसे 1 किलो दूध नाप लेते हैं, लीटर में नाप लेते हैं, ग्राम में नाप लेते हैं, लेकिन हमारा जनता जो खर्च करेंगे दुकान में उसको भी तो हमको नापना था कि कौन सा जनता कितना भागीदारी होगा। तो यहां पर हमने एक सिस्टम जन्म दिया जिसका नाम है कि जो भी खर्च करेंगे उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर 500 का सामान खरीदेंगे और कौन सा सामान बिका हुआ होगा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस तरीका से यहां पर पॉइंट्स के रूप में उनको देने लगे कि भाई जो भी आप पैसा खर्च करेंगे वेजिटेबल शॉप में, यहां पर आपको बदले में पॉइंट्स मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दुकान वाले को कितना प्रॉफिट हुआ है। आप जब हमारे केक खरीदेंगे उसमें जो पॉइंट्स मिलेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। जब आप मेडिकल में जाएंगे और दवाइयां खरीदेंगे तो वहां हमें पता चल रहा है कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीका से जितने जगह आप खर्च करेंगे सारे जगह पॉइंट्स आपको दिया जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आपसे दुकानदार कितना कमाया है और इनसे कितना पैसा हमें लेना है। और सब इन पैसों को लेकर हम क्या करते हैं सर? तो इन पैसों को लेकर पुनः हम एक सिस्टम बना दिए, योजना बना दिए हैं कि कंपनी को जो भी लाभ होता है वो अपने सारे लाभ को, जो अपने खर्चा है चलाने का, जो सॉफ्टवेयर है, जो वेतन है, सब कुछ देने के बाद जो पैसा बचता है वो नियमित डाला गया है। तो सारे लाभ को मनी ट्री योजना, मतलब आपका बिजनेस नहीं है सर, लेकिन सारे बिजनेस का आप शेयर पार्टनर बनेंगे बैठे बैठे। मतलब आपका बिजनेस ना होने के बावजूद भी आप इन लोगों का बिजनेस पार्टनर घर बैठे केवल खर्चा करके। तो हम एक नियमित रूप लाए कि आदमी खर्चा कितना करेगा, ये आदमी खर्चा कितना करेगा। तो हमने एक यूनिट तय किया कि ज्यादा नहीं, अगर महीने में आपका 50 पॉइंट भी खर्च है, सुबह से लेकर शाम तक में, सुबह से उठने से लेकर सोने तक में जो भी खर्च है, जो भी कोई भी ब्रांड, हमको उससे मतलब नहीं है, कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं हम उसमें पॉइंट्स देते हैं और इन पॉइंट्स के माध्यम से मिनिमम पूरे महीना में 50 पॉइंट भी खर्च करते हैं। तो आप हमारा ये स्मार्ट विलेज का सदस्य बनने के लिए काबिल हैं। सक्रिय सदस्य आपका नाम दिया जाएगा, एक्टिव मेंबर होंगे हमारे स्मार्ट विलेज का आप। और स्मार्ट विलेज का एक्टिव मेंबर बनने से फायदा क्या होगा सर कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो हम दुकानदार से लेंगे, वो एक मनी ट्री का नाम दिए हैं। इस मनी ट्री के माध्यम से सिस्टमेटिक फिर आपको हम पैसा वापस करते जाएंगे कि आपसे इतना प्रॉफिट हुआ है, आपसे इतना ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये मनी ट्री के माध्यम से सिस्टमेटिक फिर से हम जनता को पैसा दे दिए, जिससे क्या होगा सर, इस सारे जनता को बाइंग कैपेसिटी बरकरार रहेगा। बाइंग कैपेसिटी, अगर जनता के पास पैसा नहीं है और फैक्ट्री खुला है तो क्या फायदा? जनता के पास भी पैसा होना चाहिए। इसलिए ये सारे जनता का बाइंग कैपेसिटी बरकरार रखने के लिए फिर से इसमें खर्चा करें। अब सवाल आता है कि देखिए हर दुकानदार भी एक कस्टमर होता है, ये सब्जी बेच सकता है लेकिन बाकी चीजों के लिए दूसरा का ही कस्टमर है। ठीक उसी प्रकार से एक केक एंड बेकरी बेच सकता है लेकिन बाकी चीजों के लिए दूसरा का ही कस्टमर है। तो जो ये भी प्रॉफिट कमाया है सर, इसमें भी फिर से कंपनी प्रॉफिट कमाएगा और ये प्रॉफिट को फिर से जमा करके मनी ट्री के माध्यम से बेच देगा। ये सर ग्लोबलाइजेशन है, पूरे देश से होने वाले बिजनेस को यह सिस्टम में बनाया गया है। इसका ज्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे नजदीकी आपके एरिया में कोई ना कोई वर्क कर रहे होंगे, या फिर हमारा वेबसाइट है cityshopnet.in, वहां पर जाके आप कॉन्टेक्ट अस में खोज सकते हैं नंबर जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमारा मिशन है, हम केवल लोगों को पढ़ा के नहीं छोड़े, पढ़ा के उनको पूरा कैरियर तक पहुंचाएं। तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस सिस्टम में लाया गया सर। ये जो स्कूल से प्रॉफिट हो रहा है ये भी पैसा यहां जमा होगा और इन प्रॉफिटों से उन बच्चों को भी पैसा दिया जाएगा ताकि वो बच्चा बेरोजगार ना रहे और कुछ दिनों के बाद उनका फीस 0 हो जाए। तो ऐसा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। आप लोग जब इस वीडियो को समझेंगे, सर इस पार्क में जो पैसा खर्चा करेंगे, इस पार्क से भी पैसा आ रहा है रिटर्निंग यहाँ पे। आप ये किसान के जो पैसा खर्च किए हैं, ये जो दूध बेच के पैसा कमाया है, सारा खर्चा यहाँ जमा होता है। जो प्रॉफिट है भाई आप आधा देना पड़ेगा अगर आप हमारा मेंबर बनना चाहते हैं तो। ये क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि हमें उन जनता को भी पैसा देना चाहते हैं जिनके वजह से इनका बिजनेस चल रहा है। आज ना जाने कितने बेरोजगार धंधा चलाते हैं लेकिन उनका ही खुद का रोजगार नहीं है। हम एक छोटा सा एक उदाहरण पेश करेंगे कि आज मान लेते हैं ये पूरा देश है, इस देश में 10,000 नौकरी निकला और करोड़ों जनसंख्या है।
10,000 नौकरी निकला, करोड़ों का जनसंख्या है, तो करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। ये फॉर्म भरने से कितना पैसा इनकम हुआ सर? वो कौन खाया? स्टूडेंटों को जेब से तो चला गया, लेकिन प्रॉफिट कहाँ? ये स्टूडेंट लोग सुबह उठते हैं, ट्रेन से जाने के लिए टेम्पो पकड़ते हैं। चूंकि यहाँ देखिए इनका जो सेंटर जाता है परीक्षा वाला, मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, तो सर इनको घर से निकल के जाना भी होता है। हर एक स्टूडेंट परीक्षा आने जाने तक में 5,000 तक का खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं वो भी समझा देते हैं आपको, कि जब वो घर से निकलते हैं, स्टेशन जाने के लिए टेम्पो करते हैं, टेम्पो वाला बोलते हैं भाई 200 रुपया लगेगा सुबह सुबह। जैसे ही टेम्पो वाले का 200 रुपया दिया, रोजगार हो गया सर। किसका रोजगार हुआ? टेम्पो वाले का। टेम्पो वाले का रोजगार हुआ। उसमें जो कमीशन खाने वाला है, उससे जो सर्विसिंग करने वाला है, उससे जो रंगदारी खाने वाला है, उसका भी रोजगार होता है। उसको जो लोन और फाइनेंस किया, उसका भी रोजगार है सर। कौन दिया? ये स्टूडेंट और आम जनता, बेरोजगार लोग। अब जरा सोचिए कि यही टेम्पो वाले जब स्टेशन पहुंचाएगा, सुबह सुबह उस स्टूडेंट को भूख लगा है तो नाश्ता करेगा, हो सकता है चाय पिएगा। अगर 100-200 रुपये का भी चाय पिया, जरा सोचिए 10,000 स्टूडेंट, अगर 10,000 स्टूडेंट का परीक्षा का फॉर्म निकला है तो लाखों लोग भरे हैं, करोड़ों लोग भरे हैं। अगर 10 करोड़ लोग भी फॉर्म भरेंगे तो 10 करोड़ रुपया का चाय पिएंगे। 10 करोड़ लोग अगर 10-10 रुपया का चाय पिएंगे तो 100 करोड़ का बिजनेस हो गया सर, चाय वालों का। टैक्स चला गया सबको, प्रॉफिट किसको हुआ? किसी को कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीका से वो ट्रेन में चढ़े, 10 करोड़ लोग अपना टिकट कटवाए हैं, रेलवे को भी फायदा हुआ, लेकिन उन स्टूडेंट को क्या होगा कोई नहीं जानता है। वो स्टूडेंट वहां गए, वहां फिर से होटल में रहे, सारा खर्च किए, वहां परीक्षा देने के बाद वो जोहो बीच कहीं कहीं घूमने चले गए, वहां भी खर्च हुआ, वो पूरा पैसा देकर खर्च करके चले आए सर। करोड़ों लोग मिलेगा कितने लोग को? 10,000 लोग को जॉब मिलेगा मैक्सिमम। उसमें भी सर पैसा चाहिए, घूस। आज हमारे देश में ना कमी नहीं है चीजों का। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना ईमान सब कुछ खो देते हैं। और क्या स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है वो कोई समझना नहीं चाहते। इसलिए प्रोजेक्ट को बनाया गया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर इन खर्चों को फिर से यहां जमा कर दिया गया और फिर से मिलेगा सर, फिर से आपको मिलेगा पैसा वो, और मिल रहा है। हम लोग लगातार साल भर से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के बाद जब ऐसा आया तब हम लोग सोचे जनता को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो कुछ जनता पे शामिल किए हैं उसके बाद और भी जनता को लाना चाहिए। इसलिए अब ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दिया जा रहा है कि यही पैसा फिर आपको दे देते हैं और खर्चा कीजिए। इसमें क्या हो रहा है सर? धरती हर चीज फ्री देता है हमें, याद रखिएगा, धरती हमें हर चीज फ्री देता है। आज जब आप तेल निकालने जाते हैं धरती तो टैक्स नहीं मांगता है, कोयला निकालने जाते हैं तो टैक्स नहीं मांगता है, ऊपर से जब बारिश होता है तो टैक्स नहीं मांगता है। ये लगाता कौन है सर? और हम कीमत किस चीज का चुकाते हैं सर? कीमत चुकाते हैं गलत जगह संसाधन इस्तेमाल होने से। इसी सब चीज़ों को लेके प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि पहला भाग है इस वीडियो का और कुछ कुछ जानकारियां आपको दिया गया है, ये आपको समझ में जरूर आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ये प्रोजेक्ट हर गांव में हम लोग लागू कर रहे हैं सर। इसको लागू करने के लिए ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है गाँव को, उसी गाँव में बस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ दिए और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारे जनता इसमें भागीदार होंगे। इसमें भागीदार होने के लिए कुछ यूनिट रखा गया है, जैसे पॉइंट्स और समय, ये दोनों को ध्यान में रखिए बनाया गया है प्रोजेक्ट को। और इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर गांव हर घर पहुंचने के लिए। इसके लिए बस आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना आप लोग के लिए ही प्रोजेक्ट है। जितने लोग शामिल होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। और भी हम पॉइंट समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिटी शॉप। एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर और हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। थैंक यू।